तो बेसिक वाले पार्ट में अपना टॉपिक नंबर 3 राजस्थान के भौतिक प्रदेश। फिजिकल डिवीजन। फिजिकल डिवीजन में एक तो आता है अपना इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव, व्यक्तिगत विचार आता है, जिसमें जो भी आप पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, राजस्थान ज्योग्राफी। तो एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर वीसी मिश्रा सर। इन्होंने राजस्थान के जो फिजिकल डिवीजन बांटे हैं वो 7, और उनके बुक का नाम भी वही है जो अपने सब्जेक्ट का नाम है राजस्थान का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। तो ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान में उन्होंने राजस्थान के जो 7 फिजिकल डिवीजन बांटे, वो इनकी बुक जारी हुई थी 1967 और फिजिकल डिवीजन भी कितने, 7। तो एक तो उनके साथ भौतिक प्रदेश कौन से हैं, तो मोटा मोटा उनका पता होना चाहिए अपने को, और वो याद रखने अपने को अरावली से, कि एक तो इन्होंने किस फिजिकल डिवीजन को माना, अरावली माउंटेन को। 3 माने अरावली के पश्चिम में, जो आज भी हम डेजर्ट के 2 तो मेन डिवीजन पढ़ते हैं आज भी। एक तो डेजर्ट का ये हिस्सा एरिड, और एक ये वाला भाग सेमी एरिड, और एक इनके समय में इस वाले भाग में मुख्यतः कैनाल्स आ गई थी। एक तो 1927 में आ गई थी, और एक 1961 में ओपन हो गई थी आईजीएनपी की पहली ब्रांच 1961 में ओपन कर दी गई थी। इस कारण इस एरिया को इन्होंने क्या कहा, कैनाल रीजन। कैनाल रीजन, नहरी प्रदेश। तो ये शुष्क मरुस्थल, ये अर्ध शुष्क मरुस्थल, और ये नहरी प्रदेश। तो 3 तो हो गए अरावली के पश्चिम में, एक अरावली खुद है, 4 एक राजस्थान का जो पूर्वी भाग है उसको नाम दिया गया पूर्वी कृषि एवं औद्योगिक प्रदेश, जहां एग्रीकल्चर भी और इंडस्ट्रीज दोनों का डेवलपमेंट अधिक है। तो पूर्वी कृषि एवं औद्योगिक प्रदेश, और ये साउथ वाला है उसको नाम दिया गया सिर्फ एग्रीकल्चर के साथ, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश, सदर्न ईस्टर्न एग्रीकल्चर रीजन। तो जहां डायरेक्शन डबल है वहां सेक्टर, और जहां डायरेक्शन 1 है वहां सेक्टर 2। जैसे यहाँ यूज किया गया पूर्वी कृषि एवं औद्योगिक प्रदेश, तो पूर्वी यानी दिशा 1 है, और सेक्टर 2 कृषि और औद्योगिक प्रदेश, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल रीजन। और इसको यूज किया दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। इसका मीनिंग एग्रीकल्चर तो मैदानों में दोनों में कॉमन है, इसमें भी एग्रीकल्चर और इसमें भी एग्रीकल्चर, इसमें एग्रीकल्चर के साथ इंडस्ट्रीज है। और एक लास्ट वाला जो भाग आपको दिख रहा है, अपनी इच्छा तो ये होती है कि इसको हाड़ौती बोल दें, लेकिन उन्होंने इसको बोला चंबल, क्योंकि ये रीजनल ज्योग्राफर थे। रीजनल ज्योग्राफर वो होता है जिस रीजन को जैसा देखता है, जिस एरिया को जैसा देखता है वैसा ही लिखता है, यानी वो उसकी जियोमॉर्फोलॉजी स्टडी है उसकी तरफ ध्यान नहीं देता, उसकी चट्टानों की ओर ध्यान नहीं देता। तो इस एरिया को जैसा रीड किया गया है, जैसा देखा गया कि राजस्थान का ये भाग कौन सा है, चंबल का एरिया, तो इसको इन्होंने लिख दिया चंबल बीहेड रीजन। तो इसका मीनिंग इनके वर्गीकरण में एक इंपॉर्टेंट एरिया छूटा हुआ है, हाड़ौती। तो वीसी मिश्रा सर वाले में यह दिया जा सकता है कि कौन सा भौतिक प्रदेश इन्होंने नहीं माना, तो हाड़ौती भौतिक प्रदेश को इन्होंने नहीं माना था। तो इनके मैप में ये तो हो गया एरिड, ये सेमी एरिड, शुष्क, अर्ध शुष्क, और ये हो गया अपना नहरी प्रदेश। ये हो गया ईस्टर्न एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल रीजन, कृषि एवं औद्योगिक प्रदेश। ये सदर्न ईस्टर्न एग्रीकल्चर रीजन, इसमें सिर्फ कृषि की बात हुई। और ये वाला एरिया कौन सा है, ये चंबल वाला। तो इस तरीके से 3 ईस्ट में हो गए, 3 वेस्ट में, और 1 अरावली हो गया। कितने हो गए, 7। तो ये वाला तो जनरली फैक्ट ही पूछा जा सकता है कि प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को शुरुआती तौर पे या स्टार्टिंग फेज में कितने फिजिकल डिवीजन में डिवाइड किया, क्योंकि राजस्थान अध्ययन की किताब में सिर्फ ये फैक्ट ही लिखा हुआ है कि प्रोफेसर वीसी मिश्रा के बाद में जो डिवाइडेशन है वो एज ए रिलीफ फीचर और क्लाइमेट बेसिस पे किया गया, यानी उच्चावच और जलवायु के आधार पर, जिसमें राजस्थान के भौतिक प्रदेशों आज वर्तमान में जो हम पढ़ रहे हैं वो यही है। या तो रिलीफ फीचर, अपने राजस्थान में नहीं, इंडियन ज्योग्राफी में, वर्ल्ड ज्योग्राफी में जितने भी फिजिकल डिवीजन है वो रिलीफ फीचर के अकॉर्डिंग ही पढ़े जाते हैं। जैसे आपके सिलेबस में जो दिया हुआ है वर्ल्ड ज्योग्राफी में माउंटेन्स, माउंटेन से नीचे प्लेट्यू, प्लेट्यू से नीचे प्लेन एरिया, तो एज इट इज अपने राजस्थान में भी है। माउंटेन को रिप्रेजेंट अपने अरावली और पठार को
हाड़ौती और मैदान को या तो पूर्वी मैदान या सदर्न ईस्टर्न प्लेन, दक्षिणी पूर्वी मैदान। और एक अपना जो डेजर्ट है, उस डेजर्ट अपने आप में वैसे प्लेन या मैदान है, मरुस्थल भी, लेकिन वो क्लाइमेट बेसिस पे क्या है, जलवायु दशाओं के आधार पे वो मरुस्थल है। वैसे तो वो भी अपने आप में एक उपजाऊ मैदान रहा है। किस नदी का मैदान है? प्राचीन सरस्वती नदी का मैदान। एक बार मैं चाय पी लेता हूँ, 1 मिनट। थैंक यू। हाँ जी, तो जो दूसरा भाग है राजस्थान का भौगोलिक आधार पे या ज्योग्राफिकल बेसिस पे क्लासिफिकेशन। तो ज्योग्राफिकल बेसिस पे अपन दो चीजों को इसमें बेस मानते हैं, एक तो रिलीफ फीचर या उचावच को, और दूसरा मानते हैं क्लाइमेट या जलवायु को। तो रिलीफ फीचर या उचावच वाला तो आपको ध्यान है, पर्वत, पठार और मैदान। यहाँ पर्वत या माउंटेन को रिप्रेजेंट कौन करता है? अरावली। और प्लेट्यू को हाड़ौती पठार, और मैदानी भाग को राजस्थान का ईस्टर्न प्लेन या पूर्वी मैदान। और उसके बाद में जो बचा हुआ हिस्सा है मैदान का राजस्थान के पश्चिम में, उस मैदान को क्या बोला गया है? डेजर्ट। राजस्थान का मरुस्थलीय भाग जो क्लाइमेट बेसिस पे, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी आपने पढ़ा है कि वो भौतिक प्रदेश जहां रेनफॉल लेस देन 25 सेंटीमीटर, रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से जहां वर्षा कम होती है, उस भौतिक प्रदेश को डेजर्ट कहा जाता है। और राजस्थान का अधिकांश हिस्सा यही है, 61% पार्ट। जबकि मैदानी भाग है वो राजस्थान में कितना है? 23%। 61 और 23 कितना है? 84%। ये तो जोड़ लेंगे अपने एग्जाम में, तो 84%। और ये हाड़ौती लगभग अप्रोक्सीमेट 7%, 6.89 है। और ये हाड़ौती अरावली 9%, तो 9 और 7 16%। अब एग्जाम में एक स्टेटमेंट दिया जाता है कि राजस्थान का अधिकांश हिस्सा, मोस्ट ऑफ एरिया है वो लो रिलीफ फीचर, निम्न उच्चावच वाला है। तो अधिकांश एरिया राजस्थान का निम्न उच्चावच वाला है, तो स्टेटमेंट सही है। और राजस्थान का अधिकांश हिस्सा है, कम हिस्सा है वो अधिक उच्चावच वाला, तो कम हिस्सा है वो अधिक उच्चावच, हाई रिलीफ फीचर रीजन। तो मिनिमम एरिया ऑफ राजस्थान इज हाई रिलीफ फीचर या एज ए हाई रिलीफ फीचर, एंड मोस्ट ऑफ एरिया ऑफ राजस्थान एज ए लो रिलीफ फीचर। ये मुख्यतः राजस्थान में सोलर एनर्जी का कारण भी है, क्योंकि जिस एरिया की हाइट अधिक होगी टेम्परेचर वहां कम होगा, और जिस एरिया में हाइट कम होगी उस एरिया में टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो राजस्थान में अधिकांश मुख्यतः निम्न उच्चावच वाला भाग होने के कारण भी सौर ऊर्जा अधिक है, जिसमें हालांकि अपन कारण ज्यादातर ये लिखते हैं, ये अपने जो इकोनॉमी ज्योग्राफी है उसमें भी लिखा हुआ है कि राजस्थान की अधिकांश हिस्सा है वो एक वेस्टलैंड के रूप में डेजर्ट एरिया होने के कारण अपने यहाँ सोलर एनर्जी की पॉसिबिलिटी अधिक है। तो एक तो इनके फैक्ट ये याद रखें, सबके इंडिविजुअल एरियाज कितने हैं, जैसे कि डेजर्ट वाला है वो परफेक्ट याद रखें तो 61.11%। तो ये जो एक्स्ट्रा 0.11 किया वो इधर से कम होगा 7 से, ये 6.89, और बाकी जो लिखे हुए वो एज इट इज परफेक्ट है। तो राजस्थान का अधिकांश हिस्सा मरुस्थल है, मोस्ट ऑफ एरिया ऑफ राजस्थान एज ए डेजर्ट। तो स्टेटमेंट सही है या गलत? अधिकांश का मीनिंग होता है हमेशा मोर देन 50%, 50% से भी अधिक। तो अधिकांश जहां लिख दिया जाए तो इसका मीनिंग होना चाहिए कि 50 से अधिक। जैसे राजस्थान में कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो 50% से भी अधिक उत्पादित होते हैं, जैसे सेलेनाइट लगभग 100% ही होता है अपने यहाँ। तो उसमें अगर ये लिखा जाए अधिकांश उत्पादित होता है तो वो स्टेटमेंट सही है। अधिकांश का मीनिंग है मोर देन 50%। अब इसमें सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे डेजर्ट को। तो डेजर्ट का आपको पता है कि डेजर्ट है अपना राजस्थान का मरुस्थलीय भाग है, वो किस नाम से जाना जाता है? तो एक तो इसका ऑफिशियली नेम आपको पता होना चाहिए, थार डेजर्ट। इसे थार मरुस्थल कहा जाता है। और थार मरुस्थल का निर्माण किस स्थान पे हुआ है? टेथिस सागर। तो टी फॉर थार और टी फॉर टेथिस से उससे बना हुआ है। और फिर अध्ययन की दृष्टि से इस भाग को अपन दो भागों में बांटते हैं, एक तो एरिड डेजर्ट और एक दूसरा पार्ट है वो सेमी एरिड डेजर्ट, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। और ये इन दोनों को जो डिवाइड किया गया है उसका जो बेस है वो रेनफॉल है।
किसी भी एरिया को अगर आप शुष्क, अर्ध शुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र, इसका मीनिंग है उसकी वर्षा की मात्रा के ऊपर जा रहे हो तो इसका मीनिंग है डिवाइडेशन का बेस आपका रेनफॉल रहा हुआ है, और इन दोनों का जो बेस लाइन है वो है 25 सेंटीमीटर आइसो हाइट लाइन, जो हम आगे क्लाइमेट वाले टॉपिक में पढ़ते हैं कि 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा वो डेजर्ट को दो भागों में या दो बराबर भागों में, सिर्फ दो भागों में बांटती है, क्योंकि एरिड और सेमी एरिड है वो इक्वल नहीं है, क्योंकि दोनों का एरिया मिला के 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 1 लाख वर्ग किलोमीटर आपका एरिड डेजर्ट जो कि बड़ा है, और सेमी एरिड 75,000। यानी जैसा डेटा अपने को बोलना पड़ता है एज इट इज वैसा ही लिखना है। जैसे अपन 1,75,000 बोलते हैं तो 1 लाख ही है और 75,000 सामने वाला, तो 1 लाख और 75,000 एरिड एंड सेमी एरिड। तो एरिड का मीनिंग जहां वर्षा कम होती है वो 25 सेंटीमीटर से भी कम, और जहां सेमी एरिड है इसमें डबल स्केल आ जाएगा, 25 से 50 सेंटीमीटर। अब जो एरिड डेजर्ट वाला है उसमें दो कंडीशन होती है। एरिड डेजर्ट वाले में एक जगह तो जहां सैंड ड्यून नहीं पाए जाते, विदाउट सैंड ड्यून, और उसका कारण अपने को पता करना है क्यों नहीं पाए जाते, हमादा। तो हमादा का मीनिंग होता है रॉकी डेजर्ट। रॉकी डेजर्ट यानी पथरीला मरुस्थल। तो एक क्वेश्चन तो यहां से बनने की पॉसिबिलिटी रहती है कि राजस्थान के जो पथरीले मरुस्थल है उसको क्या कहा जाता है, हमादा। ये किस क्षेत्र में अधिक है, तो जहां सैंड ड्यून अधिक होंगे उस एरिया में अधिक मिलेगा, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। इनके कुछ एरियाज मैंने आपको बताए हुए हैं, उन एरियाज को देख के जाना। जैसे जैसलमेर में रामगढ़, पोखरण, लोदरवा, वो ये चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते तो याद नहीं होते, लेकिन वो लोकेशन बाद में धीरे धीरे रिपीट होना स्टार्ट होती है। जैसे पोखरण जलपट्टी में आ चुका होता है, रामगढ़ अपना नेचुरल गैस या प्राकृतिक गैस, और एक गैस थर्मल पावर प्लांट आपको करवाते हैं स्टेट गवर्नमेंट वाला जो पहला रामगढ़, तो उसके अंदर वो रिपीट हो चुका होता है। तो पोखरण, रामगढ़, और एक हिस्ट्री में आपके आता है लोदरवा, जो मोमल और उससे जुड़ी हुई जो कहानियां हैं उससे संबंधित है। और फिर जोधपुर वाला जो हिस्सा है वो अपने आप में एक नए जिले के रूप में आ गया, फलोदी वाला हिस्सा, और एक बाड़मेर। बाड़मेर का कुछ क्षेत्र जैसे शिव वगैरह जो आपको दिए भी हैं टेस्ट पेपर में, तो वो क्षेत्र ऐसे कुछ एक हैं जो कि हमादा के रूप में है, रॉकी डेजर्ट के रूप में। उस हमादा के बाद में जो बचा हुआ हिस्सा है वो है सैंड ड्यून एरिया। तो अगर आप एरिड डेजर्ट को 100% मान लें कि ये राजस्थान का जो स्टडी अपन किसके कर रहे हैं अभी, एरिड की, तो इस एरिड डेजर्ट को अगर आप 100% माने तो इसमें विदाउट सैंड ड्यून एरिया ये कम हिस्से पर है, ये 41.5। मोस्ट ऑफ एरिया है वो विद सैंड ड्यून या बालू का स्तूप से युक्त है, 58.5। ये फैक्ट भी कई बार आरपीएससी कुछ एग्जाम्स में, जैसे एलडीसी टाइप के एग्जाम में जो पहले आरपीएससी लिया करती थी, उसमें ये फैक्ट इन्होंने यूज किए हैं एग्जाम में। तो इनका ध्यान रखना कि एरिड डेजर्ट में ज्यादा फेमस है वो हमादा नहीं है, सैंड ड्यून ज्यादा फेमस है अपने यहाँ। तो इसका मीनिंग सैंड ड्यून फेमस इसलिए है क्योंकि उनका एरिया ज्यादा है। तो सैंड ड्यून लगभग एरिड डेजर्ट के 60% पार्ट में है। फिक्स डेटा 60 तो नहीं आता, लेकिन अप्रोक्सीमेट 60% के आसपास है। और जो हमारा एरिया है वो लगभग 40%, 41.5%। अब जहां ड्यून्स पाए जाते हैं वो ड्यून्स कौन कौन से हैं जो राजस्थान में फेमस है, तो उसमें कुछ फेमस ड्यून्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे एक तो बरखा, जैसे विंड डायरेक्शन होती है, उस विंड डायरेक्शन में इसके आर्म से या भुजाएं होती है, और देखने में किस प्रकार का होता है, क्रिसेंट शेप, अर्धचंद्राकार। तो ये क्रिसेंट शेप सैंड ड्यून होते हैं, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, बरखा। राजस्थान के किस क्षेत्र में अधिक है, शेखावाटी। शेखावाटी में भी मोस्टली चूरू के अंदर एक विलेज आता है भालेरी विलेज, क्या लेरी, भालेरी। और ये अपनी स्पीड या गति के कारण फेमस है। These dunes are most dynamic sand dune। ये बालू का स्तूप सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप है। तो कौन से बालू का स्तूपों की गति सबसे ज्यादा होती है, बरखान। जिनकी गति सबसे ज्यादा होगी, डेजर्टिफिकेशन में उनका योगदान उतना ही अधिक होगा। तो मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक योगदान बरखान। तो जनरली क्वेश्चन इनसे या तो ये शेखावाटी वाला आता है, या सबसे अधिक स्पीड वाले बालू का स्तूप कौन से हैं, बरखान। या इसमें एक शब्द ये भी दिया जाता है कि जिनका पवन के सम्मुख यानी पवन के सामने वाला जो ढाल है,
विंडवार्ड साइड कहा जाता है ना इसको, पवन सम्मुख ढाल। ये मुख्यतः उत्तर, और ये जो आगे वाला जो लीवॉर्ड साइड है वो अवतल होता है। तो ऐसे सब सिर्फ इसी में यूज होते हैं, उत्तल अवतल वाले। या जो पवन सम्मुख ढाल है वो उभरा हुआ, और आगे वाला जो ढाल है वो धसा हुआ। जैसे उभरे हुए लेंस होते हैं ना आपके उत्तल, और जो अंदर से यूं धसे हुए लेंस होते हैं वो अवतल। तो उसमें ये जो शब्द यूज होंगे वो सिर्फ बरखान में यूज होते हैं। हाइट काफी ज्यादा होती है, इनकी चौड़ाई भी काफी अधिक है। लगभग इनके भुजाओं की जो चौड़ाई है वो 100 से 200 मीटर तक होती है, और एक एक जीरो हटा दीजिए, ये इसकी हाइट होती है लगभग 10 से 20 मीटर हाइट होती है इनकी। फिर है नेक्स्ट अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ मीन्स ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स। ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स तब बनता है जब इसके सामने कुछ बैरियर आ जाते हैं, जैसे कोई माउंटेन या वेजिटेशनल एरिया, या तो पर्वत या वनस्पति। तो ये विंड डायरेक्शन के राइट एंगल या समकोण पर बनता है। तो इसमें कीवर्ड सिर्फ यही ध्यान रखना है कि विंड डायरेक्शन के समकोण या राइट एंगल पर बनने वाले बालू का स्तूप अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, जो बाड़मेर, जोधपुर और उसके अलावा मुख्यतः बीकानेर संभाग। तो इसमें बीकानेर डिवीजन भी आता है, बीकानेर संभाग। अगर नहीं लिखा हुआ है तो ये ऐड कर लीजिए। बीकानेर संभाग यानी बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, ये कुछ एरियाज हैं। बीकानेर संभाग राजस्थान के ऊपर वाला भाग बीकानेर, चूरू, गंगानगर एंड हनुमानगढ़। क्योंकि आजकल मुख्यतः इसमें यह भी लिख दिया जाता है कि शेखावाटी क्षेत्र के नजदीक पाए जाते हैं, तो बीकानेर के कारण लिखा जाता है क्योंकि बीकानेर के साथ में एक थली प्रदेश वाला जिला है चूरू, जो कि शेखावाटी का पार्ट। इस कारण ये स्टेटमेंट लिख दिया जाता है। इसके अलावा ये इस साइड में बीकानेर से नीचे जोधपुर और बाड़मेर इस क्षेत्र में होता है। तो कुछ ड्यून्स तो होते हैं अपने जो परफेक्ट डिस्ट्रिक्ट के कारण फेमस होते हैं, तो इनमें डिस्ट्रिक्ट तो नहीं पूछा जाता, इसमें एरिया दिया जाता है। या तो ये एरिया लिखेंगे या ये, इन दोनों में से कोई भी लिखें तो गलत किसी को भी नहीं मानना है। मोस्ट ऑफ एरिया इसमें नहीं दिया होता कि मुख्यतः इस जिले में अधिक होते हैं। ऐसा होता है, एक तो इसमें बरखान सैंड ड्यून्स में, एक होता है तारानुमा। सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन इसमें तारानुमा में। एक अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप ये जैसलमेर में अधिक होते हैं। तो कुछ एक में एरिया फिक्स होते हैं। अब जैसे अनुप्रस्थ आपने याद ये डेफिनेशन में देखा कि विंड डायरेक्शन के राइट एंगल पे होता है, जबकि जो विंड डायरेक्शन के पैरेलल होता है उसको अनुदैर्ध्य या रैखिक बालू का स्तूप, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल या लीनियर सैंड ड्यून्स, ये जैसे विंड डायरेक्शन होती है उस विंड डायरेक्शन के पैरेलल बनते हैं, समानांतर बनते हैं। तो इसमें कीवर्ड रहेगा समानांतर या पैरेलल। तो विंड डायरेक्शन के पैरेलल बनने वाले बालू का स्तूपों को अनुदैर्ध्य या रैखिक बालू का स्तूप, और ये उस जिले में अधिक है जहां ड्यून्स अधिक हैं, जैसलमेर। फिर है तारानुमा। तारानुमा में डेफिनेशन में दो चीजों का ध्यान रखना है। तारानुमा में अलग अलग भुजाएं तभी पॉसिबल होंगे जब विंड डायरेक्शन आपकी अलग अलग होगी। तो एक तो डायनेमिक विंड डायरेक्शन, अनिश्चित या अनियमित, अनियमित पवनों की दिशा, डायनेमिक विंड डायरेक्शन, और उसके साथ इसमें तीन या तीन से अधिक भुजा। इसमें जो आर्म्स है उनकी काउंटिंग 3 एंड मोर देन 3, यानी इस प्रकार का जो ड्यून्स है ये भी स्टार टाइप में, क्योंकि इसमें भी कितनी भुजाएं दिख रही हैं आपको, 3। तो जरूरी नहीं है बिल्कुल परफेक्ट आपको एक स्टार दिखाई दे, तो हो सकता है उस स्टार से भी ज्यादा भुजाएं आपको इस तरीके से भी दिखाई दे सकती हैं, कई भुजाएं। ये भी स्टार टाइप सैंड ड्यून में काउंट होगा। तो जिसमें काउंटिंग भुजाओं की 3 या 3 से अधिक हो और अनियमित हवाओं से जो बने हों डायनेमिक विंड्स के द्वारा, उन ड्यून्स को क्या बोलते हैं, स्टार टाइप या तारानुमा। ये सबसे ज्यादा राजस्थान के पश्चिम में जैसलमेर, और एक श्री गंगानगर का एरिया फेमस है इसमें, सूरतगढ़। और सूरतगढ़ और गंगानगर के नीचे की ओर अब तो अनूपगढ़ बन गया, पहले कौन सा जिला, बीकानेर। ये इन डिस्ट्रिक्ट में अधिक होते हैं, जैसलमेर, सूरतगढ़, गंगानगर की ओर और बीकानेर। यानी इंटरनेशनल बॉर्डर पे अपन
जैसलमेर से नदन की ओर चलते हैं तो इस एरिया में अधिक मिलेंगे आपको, जैसलमेर, सूरतगढ़, गंगानगर और बीकानेर। एक पैराबोलिक, तो पैराबोलिक सैंड ड्यून होता है वो बरखान के अपोजिट होता है, यानी देखने में आपको बरखान जैसा ही दिखाई देगा लेकिन अपोजिट होगा ये। इसकी तुलना महिलाओं की हेयर पिन से, यानी बालों की क्लिप से भी इसकी तुलना की जाती है। खास बात यह है कि राजस्थान के हर डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट में, आपके टेस्ट पेपर में आपने ध्यान दिया हो तो ये दिया हुआ था कि राजस्थान के सभी जिलों में पाया जाता है। तो स्टेटमेंट सही था या गलत? गलत था। ये राजस्थान के सभी जिलों में नहीं, ये डेजर्ट के सभी जिलों में पाया जाता है। तो वो क्वेश्चन जो आपको लग रहा था कि ये क्वेश्चन गलत है, हमें आंसर गलत बताया है, तो उसमें लिखा हुआ था स्टेटमेंट ये राजस्थान के सभी जिलों में। सभी जिलों का मीनिंग तो पुराने वाले फॉर्मेट के अकॉर्डिंग 33 और नए वाले फॉर्मेट के अकॉर्डिंग 50। तो ऐसा कोई ड्यून्स नहीं हो सकता जो राजस्थान के 50 जिलों तक हो या राजस्थान के 33 जिलों तक, क्योंकि राजस्थान के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो नॉन डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट हैं। तो मरुस्थलीय जिला ही नहीं है तो वहां बालू का स्तूप क्यों बनेगा? तो उसमें स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है कि राजस्थान के सभी मरुस्थलीय जिलों में पाया जाता है, और मरुस्थलीय जिलों की काउंटिंग अपने 12 आने वाले टाइम में चेंजेस होंगे, लेकिन अभी तक फैक्ट यही यूज करना है कि 12 मरुस्थलीय जिले। तो उन सभी मरुस्थलीय जिलों में होने के कारण इसकी काउंटिंग क्या होती है? ज्यादा। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला बालू का स्तूप पैराबोलिक, और उसका कारण ये होता है क्योंकि राजस्थान के सभी मरुस्थलीय जिलों में प्रेजेंट होता है, इस कारण काउंटिंग में सबसे ज्यादा आता है। तो राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाने वाला, जबकि सर्वाधिक गतिशील कौन सा होता है? बरखान होता है। एक होता है स्विफ्ट सैंड ड्यून। स्विफ्ट सैंड ड्यून का निर्माण भी तब होता है जब बरखान बन रहा होता है, यानी बरखान के फॉर्मेशन के दौरान जब विंड डायरेक्शन चेंज हो, पवन की दिशा परिवर्तित हो जाए और बरखान की केवल एक भुजा का ही निर्माण हो। एक भुजा, इसमें जो एक भुजा है वो आगे की ओर बढ़ जाती है विंड डायरेक्शन की तरफ। तो ये जो स्विफ्ट सैंड ड्यून है इनकी तुलना किससे हुई है? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। आजकल क्वेश्चन इनसे भी आते हैं कि स्विफ्ट सैंड ड्यून है वो किसके सिमिलर होता है? लॉन्गिट्यूडनल के, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप के। अनुदैर्ध्य का एक नाम और भी होता है लीनियर सैंड ड्यून या रेखिक बालू का स्तूप या रेखीय बालू का स्तूप। जबकि ये जो आपको इस साइड में दिख रहा है बरखान, इसमें विंड डायरेक्शन के बिल्कुल राइट एंगल पे मिट्टी ज्यादा जमी होती है। तो सिमिलरिटी में बरखान किसके सिमिलर माने जाते हैं? ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ के और पैराबोलिक के। आजकल क्वेश्चन इस तरीके से भी दिए जाते हैं, 3 तो ऑप्शन में ये होते हैं बरखान, अनुप्रस्थ, पैराबोलिक। इसके साथ ऑप्शन में या तो सिफ या अनुदैर्ध्य जो आपका आंसर होता है कि इसमें राइट एंगल पे कौन सा नहीं बनता। तो विंड डायरेक्शन के पैरेलल बनने वाले कौन से होते हैं? सिफ और अनुदैर्ध्य। तो इन दो को याद कर लो, और इन दो के बाद में जो ऑप्शन में आपको दिए जाएंगे वो लगभग राइट एंगल वाले दिए जाएंगे। तो पैरेलल वाले कौन से हैं? तो इसका मीनिंग दोनों तरफ मेहनत नहीं करें, सिर्फ ये याद करें। और इसके बाद में जो ऑप्शन रखेगा वो एग्जामिनर अगर यही क्वेश्चन पूछना है उसको, तो इसका मीनिंग बाकी राइट एंगल वाले ही रखेगा वो। पैरेलल के अंदर समानांतर में 2 एग्जाम्पल हैं, सिफ और लॉन्गिट्यूडनल या लीनियर सैंड ड्यून। तो एरिया के तौर पे तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बरखान, शेखावाटी, मुख्यतः चूरू। स्टार टाइप सैंड ड्यून तारानुमा, जैसलमेर, सूरतगढ़ और बीकानेर। और लॉन्गिट्यूडनल या अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप यह मुख्यतः जैसलमेर। जैसलमेर और राजस्थान में किसी रिवर्स के पास में अगर बताए जाते हैं तो स्टेटमेंट सही होगा, क्योंकि सामान्यतः रिवर्स के आसपास मिलने वाले होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल या अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप होते हैं, लीनियर सैंड ड्यून्स होते हैं। तो लोकेशन इन 3 की याद रखिएगा। और एक राजस्थान में लगभग सभी जिलों में मिलने वाला पैराबोलिक, सभी मरुस्थलीय जिलों में। वेरी गुड। तो ये ऑल डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। ऑल डिस्ट्रिक्ट अगर स्टेटमेंट आता है तो इसका मीनिंग स्टेटमेंट फिर गलत है। ऑल डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट तब स्टेटमेंट सही होगा। तो अपने एरिड डेजर्ट के दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए। विदाउट सैंड ड्यून एरिया बालू के स्तूप नहीं पाए जाते। क्यों? क्योंकि यहाँ पत्थर वाला मरुस्थल होता है हमादा।
जहां पाए जाते हैं वहां इंपोर्टेंट सैंड ड्यून के ऊपर अपनी बात हो चुकी है। और कुछ सैंड ड्यून जो इंपोर्टेंट नहीं है उनके नाम तो याद रखने हैं। जैसे एक तो झाड़ियों के पास बनते हैं स्रब का पीस, तो वो सिर्फ इतना ध्यान रखना है, स्रब का पीस एक बालू का स्तूप होता है। और एक जहां सैंड ड्यून्स हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, वो होता है नेटवर्क सैंड ड्यून। तो कनेक्टिंग ड्यून्स इज नोन एज नेटवर्क सैंड ड्यून। जुड़े हुए बालू के स्तूप आपस में नेटवर्क बालू के स्तूप कहलाते हैं, वो भी बालू के स्तूप की एक कैटेगरी, एक प्रकार है वो। फिर दूसरा पार्ट आता है सेमीरिड, जिसमें आपको इसके 4 डिवीजन दिखाई दे रहे हैं। लोनी बेसिन, नागौरी उच्च भूमि, शेखावाटी और घग्गर। यानी इन 4 में से 2 तो हैं रिवर बेसिन, लोनी बेसिन और घग्गर बेसिन, और 2 हैं एरिया, एक नागौर और एक शेखावाटी। नागौर अपने आसपास के लैंड से थोड़ा ऊंचा उठा हुआ है, नागौरी अपलैंड, नागौरी उच्च भूमि। और शेखावाटी में अंतः प्रवाह का एक एग्जाम्पल है कांतली, इस कारण उसको लिखा जाता है शेखावाटी इनलैंड और नागौरी अपलैंड उच्च भूमि। जैसा कि अभी बात कर रहे थे अपन सेमेरिड डेजर्ट, तो सेमेरिड डेजर्ट का मीनिंग होता है जहाँ रेनफॉल 25 से और 50 सेंटीमीटर, और एरिया इसका एरिड से कम है। एरिड था 1 लाख और ये 75,000 वर्ग किलोमीटर। और इसके जो एरियाज हैं, यानी जो ज्योग्राफिकल एरिया, वो कितने बांटे गए हैं? 4। ये एरिड में 2 थे, विद सैंड ड्यून और विदाउट सैंड ड्यून, जबकि इसमें लोनी बेसिन, घग्गर बेसिन, शेखावाटी और नागौरी उच्च भूमि। एक तो ये याद रखो इसमें से इनके और नाम क्या क्या बनते हैं। जैसे लोनी बेसिन का एक नाम और बनता है, वो याद रखना आपको, गोडवाड़ बेसिन। गोडवाड़ बेसिन या लोनी बेसिन क्यों फेमस है? एक तो लोनी अपने पानी के कारण, यानी लवणीय पानी है तो उसमें लवणीय पदार्थ, हेलोफाइट प्लांट्स। हेलोफाइट प्लांट, और एक इसके अंदर नेहड़ का रन आता है। नेहड़ रन कौन सा डिस्ट्रिक्ट में? जालोर। एक इंपॉर्टेंस है इसको लेकर, नेहड़ के रन को लेकर। दूसरा है नागौरी उच्च भूमि। तो नागौरी उच्च भूमि नाम से ही पता लग रहा है नागौर। अब एक हिस्सा इससे अलग हो गया, डिडवाना और कुचामन, तो वो भी इसी में ही शामिल होगा। तो ये तो आपको सबको ही पता है डिडवाना कुचामन किसका पार्ट है, क्योंकि एक खारे पानी की झील पड़ी हुई है आपके, तो इसका मीनिंग है वो भी नागौरी उच्च भूमि का हिस्सा ही है। तो नागौरी उच्च भूमि वाले में सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें कुबड़ पट्टी। कुबड़ पट्टी, जिसको हम्प बेल्ट या बांका पट्टी भी कहा जाता है। इंग्लिश में बांका बेल्ट ही लिखा हुआ आता है, जिसमें एक तो डिस्ट्रिक्ट आपके नागौर, और नागौर के साथ इसमें अजमेर। ये क्षेत्र क्यों फेमस है? इस एरिया में एक्सिस फ्लोराइड यानी फ्लोराइड की मात्रा अधिक पाई जाती है, अधिक फ्लोराइड के कारण फेमस है। तो इसमें सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं कि राजस्थान में कुबड़ पट्टी है, वो कौन से फिजिकल डिवीजन में है? तो डेजर्ट के 2 हिस्से दिए जा सकते हैं, एरिड और सेम एरिड, तो वो सेम एरिड में है। और ज्योग्राफिकल एरिया अगर पूछा जाए तो नागौर अजमेर के मध्य स्थित है। और ये क्षेत्र क्यों फेमस है? फ्लोराइड अधिक पाया जाता है। इसके बाद में शेखावाटी अंतःप्रवाह। तो शेखावाटी अंतःप्रवाह, एक तो अंतःप्रवाह क्यों, किसके कारण है, और कांतली के एरिया को क्या बोला जाता है? तो इस क्षेत्र को क्या कांतली अंतःप्रवाह क्षेत्र या तोरावाटी बेसिन भी लिखा जा सकता है? कि बिल्कुल लिखा जा सकता है, तोरावाटी बेसिन आता है तो भी सही है। जैसे वो कौन सा है? गोडवाड़ बेसिन, लोनी बेसिन और गोडवाड़ बेसिन। अब जैसे तोरावाटी बेसिन में कांतली वाले एरिया में कुछ एक विशेषता है जो अपनी ज्योग्राफी में आगे भी रिपीट होती है। जैसे एक तो जोहड़, पानी के कच्चे कुएं, एक ग्रेजिंग लैंड या चारागाह भूमियां होती हैं, भीड़, एक शेखावाटी में बनने वाले तालाब, सर होते हैं, और एक इसका जो एरिया है कांतली नदी का, वो तोरावाटी के नाम से। ये 2-3 कीवर्ड हैं जो इसमें याद रखने हैं आपको। इसके बाद में घग्गर बेसिन। तो घग्गर बेसिन तो राजस्थान के उत्तर वाले जिलों में गंगानगर, और अब गंगानगर से अगर अनूपगढ़ अलग हो गया तो अनूपगढ़ भी इसमें शामिल होता है। तो गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़। हालांकि ये चीजें अभी ऐड करने की आवश्यकता नहीं है।
और इस एरिया के अंदर इस नदी का जो कटाव होता है हनुमानगढ़ के पास में, जिससे गड्ढे बनते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, नाली। और इस क्षेत्र में मुख्यतः घग्गर बेसिन में चिकनी मिट्टी पाई जाती है, लोमी एंड फर्टाइल सॉइल, जिसको काठी या बग्गे कहा जाता है, उस चिकनी मिट्टी को, जिसमें एक चावल, एक कॉटन या कपास और एक वेट या गेहूं, इनका उत्पादन अधिक होता है। साथ में शुगर कैन या गन्ना भी अच्छा उत्पादित होता है गंगानगर। जैसे कि गन्ने के जो वर्तमान रिकॉर्ड है उसमें सबसे आगे कौन है, गंगानगर। जहाँ चीनी मिलें हैं जैसे गंगानगर, चित्तौड़गढ़ और बूंदी, इस एरिया में अपने शुगर कैन अधिक है, क्योंकि चीनी मिल जहाँ अधिक होंगी, शुगर मिल्स जहाँ अधिक होंगी, वहाँ शुगर कैन की, गन्ने की डिमांड अधिक होगी। तो उस क्षेत्र में मुख्यतः गन्ना उसकी अधिक बुआई होती है। तो इसके जो 4 भाग और लास्ट में जो डेजर्ट है उससे जुड़े हुए कुछ कीवर्ड्स हैं आपके। उस कीवर्ड में एक तो आता है खड़ीन पलाया, एक आता है आकलवुड फॉसिल पार्क, बाब बॉर्डर के लिए नखलिस्तान, दौरे दरियन और बालसन। तो इनका मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं खड़ीन और पलाया। तो मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में यानी डेजर्ट या मरुस्थल की ओर, ये ज्यादातर करेक्टरिस्टिक्स हैं जो आएंगी वो आपके ज्यादातर जैसलमेर में रहेंगे, एक बाब बॉर्डर किले को छोड़कर, क्योंकि बाप बोल्डर किले वो जोधपुर, वर्तमान फलोदी बाप वाले क्षेत्र के पास में। तो जैसलमेर में जो अस्थायी पानी की झीलें, टेम्परेरी जो लेक्स होती हैं, उन टेम्परेरी लेक्स को क्या बोला जाता है, उनको कहा जाता है प्लाया। धीरे धीरे इसमें अपन ने खड़ीन वाले पार्ट है इसको भी ऐड कर दिया। बाकी खड़ीन जनरली तब यूज होते हैं जब पालीवाल शब्द हो, क्योंकि ये जो बालू का स्तूप है इसका जो खड़ा ढाल है, इस खड़े ढाल के ऊपर जो झील होती है, तो बारिश के पानी को इस खड़े ढाल पे रोकना, जो कि आपके वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स में भी आता है, जल संरक्षण की तकनीक, कि पश्चिमी राजस्थान में वाटर कंजर्वेशन की टेक्निक्स जो पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा अपनाई गई उसको खड़ीन, क्योंकि ये खड़ा हिस्सा होता है, इसमें पानी को रोक के इसके आसपास में कृषि की जाती है, उस कृषि को भी अपन क्या बोलते हैं, खड़ीन एग्रीकल्चर। तो जब पालीवाल रेफरेंस दिया जाए क्वेश्चन में, तब आंसर आपका क्या रहेगा, खड़ीन। और जब अस्थायी पानी की झील यानी जो टेम्परेरी लेक्स हैं डेजर्ट में, उनको पलाया। और ऑप्शन में दोनों ही हो, खड़ीन और पलाया, तो पलाया आंसर तब देना है जब अस्थायी पानी की झील, और जब पालीवाल रेफरेंस हो तब आंसर क्या देना है, खड़ी। लेकिन होती दोनों के दोनों अपने आप में टेम्परेरी लेक्स हैं, क्योंकि बारिश का पानी जब तक दोनों में रहेगा तब तक इनमें पानी दिखाई देगा, और पानी के जैसे ही बारिश का पानी सूख जाएगा तो वैसे ये झील दोनों ही सूख जाती हैं, खड़ीन और पलाया। इस कारण दोनों को आजकल एक ही सेंस में लिखने लग गए कि पश्चिमी राजस्थान में जो टेम्परेरी लेक्स होती हैं उनको पलाया या खड़ीन कहा जाता है, और ये मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान यानी जैसलमेर में अधिक देखने को मिलती है। इसके साथ दूसरा जो पॉइंट है, आकलवुड फॉसिल पार्क। ये नाम से ही पता लग जाएगा, आकल लोकेशन है जैसलमेर में। यहाँ पे वुड या लकड़ी को लेकर, लकड़ी का तो कास्ट, तो वुड रिलेवेंट इसके अंदर क्या मिलते हैं, फॉसिल्स, जीवाश्म मिलते हैं। उन जीवाश्म को लेकर एक उद्यान या पार्क बनाया गया है, नेशनल डेजर्ट पार्क। उस नेशनल डेजर्ट पार्क के अंदर ये बना हुआ है जीवाश्म उद्यान, जो केवल राजस्थान के कौन से हिस्से में है, जो केवल जैसलमेर। तो टेस्ट पेपर में आपके एक में स्टेटमेंट दिया था, ये क्वेश्चन भी आपके गलत था उसमें, क्योंकि जहाँ से लिखा था वो कुछ न कुछ उसमें मिस्टेक हो गई, क्योंकि कंटेंट राइटर ने जहाँ से लिखा था उसमें लिखा हुआ था कि जैसलमेर बाड़मेर रोड पे है, तो जैसलमेर बाड़मेर जो हाईवे है उसी के ऊपर है। जैसे बाड़मेर से अपन जैसलमेर की ओर एंट्री करते हैं तो वहाँ एक लोकेशन आती है आकल, बाड़मेर से जैसलमेर की ओर, तो ये उस हाईवे के ऊपर ही बना हुआ है आकल। तो ये आकल जैसलमेर वाले हिस्से में बना हुआ है, ना कि बाड़मेर। जबकि नेशनल डेजर्ट पार्क दोनों में काउंट होता है, राष्ट्रीय मरु उद्यान है वो जैसलमेर और बाड़मेर, लेकिन ये जीवाश्म उद्यान केवल जैसलमेर नेशनल डेजर्ट पार्क में बना हुआ है। और ये लकड़ी जिस काल की है, उस समय पृथ्वी पे बड़ी लेजार्ड या छिपकलियों की उत्पत्ति हुई थी, जुरासिक काल, जो कि अब से लगभग 18 करोड़ वर्ष पूर्व या बिफोर 180 मिलियन ईयर्स। ये 18 करोड़ वर्ष पूर्व या 180 मिलियन वर्ष पूर्व, ये आरपीसी ने पिछली बार फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी के पेपर में पूछा हुआ है, तो ये फैक्ट भी पूछ सकते हैं
कि कितने वर्ष पूर्व की लकड़ी है, या स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि आकलवुड फॉसिल पार्क है, इसमें लकड़ी के प्राचीनतम जीवाश्म है। तो ये प्राचीनतम तो है अपने आप में, जुरासिक एज के हैं, और इसका जो टाइम पीरियड है वो लगभग 18 करोड़ या 180 मिलियन वर्ष पूर्व था। तो ये स्टेटमेंट भी सही रहेगा। तो ये दोनों फैक्ट याद रखने हैं, जुरासिक और कितने वर्ष पूर्व, बिफोर 18 करोड़ या 180 मिलियन ईयर्स। एक इसमें डेजर्ट से रिलेवेंट इंपॉर्टेंट पार्ट, वाटर बेल्ट या जल पट्टी। जल पट्टी वाला क्वेश्चन जनरली किस नाम से आता है? ये आता है लाठी सीरीज के नाम से। ये इस नाम से आएगा क्वेश्चन कि लाठी सीरीज राजस्थान में किसके लिए प्रसिद्ध है। एक तो जो ओल्ड वुड फॉसिल्स हैं उसके लिए, चिंकारा के लिए, वाटर बेल्ट के लिए, घास के लिए। तो इसमें प्रायोरिटी आपको ये देनी है, वाटर बेल्ट या जल पट्टी। ये घास नहीं लिखना है। घास तो सेवन घास अपने को पता है इसमें फेमस है, लेकिन सेवन घास को इसके अलावा दूसरी जगह भी आप लगा सकते हो। ये जो लाठी सीरीज एरिया ये फेमस हुआ है वाटर बेल्ट या जल पट्टी के कारण, और जल पट्टी है इसी कारण उस क्षेत्र में एग्रीकल्चर और ग्रासेज हैं वो पॉसिबल है। और एक फेमस घास इस क्षेत्र में पाई जाती है जिसका नाम क्या है? सेवन। सेवन या लिलोन ग्रास, जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होने के कारण ये दुधारू पशुओं को, मिल्च एनिमल को खिलाई जाती है। और धीरे धीरे उस एरिया से इस घास को साफ कर दिया गया है, जो कि गोडावन के शेल्टर लैंड या गोडावन की शरण स्थली के रूप में, यानी सेवन ग्रास इज नोन एज शेल्टर लैंड ऑफ गोडावन। इसको गोडावन की शरण स्थली भी कहा जाता है। देखिए जलपट्टी वाला पॉइंट याद रखना कि लाठी सीरीज क्या है, तो लाठी सीरीज जलपट्टी है। और ये वहां पे पोखरण से लेके और मोहनगढ़, जिनके बीच में डिस्टेंस काफी लंबी है, लेकिन उसमें पानी कितने किलोमीटर में? तो 60 किलोमीटर लंबा जो एरिया उसको जलपट्टी या लाठी सीरीज के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट बाप बोल्डर कले। तो ये तो लोकेशन है इसमें बाप बोल्डर के लिए। तो ये तो डिस्ट्रिक्ट का पता लग जाएगा अपने को, जोधपुर, जोधपुर फलोदी वाला पार्ट। कॉन्सेप्ट ये है इसमें, इसका पता होना चाहिए कि बोल्डर क्या है और जो क्ले पार्टिकल्स हैं ये क्या है। तो ये जो बारीक कण जो होते हैं, सेडिमेंट्स जो होते हैं, उनको कहा जाता है क्ले, जो साइज में काफी छोटे होते हैं। जैसे कि जो ब्लैक सोइल है, काली मिट्टी है, उसमें क्ले की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो यहाँ कहा जाता है जोधपुर के आसपास की पहाड़ियां जो पहले ग्लेशियर कवर्ड थी, यानी हिमानी से घिरी हुई थी, ग्लेशियर कवर्ड थी, और जैसे जैसे ग्लेशियर मेल्ट होना स्टार्ट हुए तो इनके पिघलने से जैसे मोटे कंकर पत्थर जो नीचे जमा हुए, उन मोटे कंकर पत्थरों को बोल्डर, और ये लुढ़कते लुढ़कते जब बारीक कणों में कन्वर्ट होते चले गए तो इन पार्टिकल्स को क्या कहा गया? क्ले। इसलिए कहा जाता है हिमानी के द्वारा जमा किए गए मोटे कंकर पत्थर बोल्डर हैं, और ये बारीक कण जो है वो ये क्ले कहलाते हैं। और इनका जो टाइम पीरियड रहा हुआ है, जनरली क्वेश्चन उसी में से आता है, परमो कार्बोनिफेरस। परमो कार्बोनिफेरस यानी जो कार्बोनिफेरस है उस एज के लास्ट का जो टाइम पीरियड होता है वो कहलाता है परमो कार्बोनिफेरस। जैसे कि अपने महाद्वीपों का टूटना, यानी जो आपने पढ़ा है ना कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत, अल्फ्रेड वेगनर। तो अल्फ्रेड वेगनर का जो संबंध है वो किस काल से है? कि महाद्वीप व्यक्ति का संबंध नहीं, उनकी थ्योरी का संबंध। उनके महाद्वीपों का जो टूटने का समय है वो कौन सा है? कार्बोनिफेरस, जिसको कहा जाता है पृथ्वी की प्रथम उथल पुथल, जिसमें जो प्लांट्स हैं वो मुख्यतः जमीन के नीचे दब गए, और उस प्लांट या वनस्पति से क्या बना? कोयला। इस कारण कार्बोनिफेरस को कहा जाता है कार्बन एज, कोयले का युग। या आगे मेंस में आपके एक टॉपिक आएगा
जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जीटीएस। जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में आप पढ़ोगे, उसमें एक टाइम पीरियड कार्बोनिफेरस, उसके एंडिंग फेज अंतिम पार्ट को क्या बोलते हैं, परमो कार्बोनिफेरस। उसकी चर्चा इस जीटीएस में नहीं होगी, वहां सिर्फ इस मेन युग की बात होगी कार्बोनिफेरस। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो परमो कार्बोनिफेरस। और ज्योग्राफी सब्जेक्ट में ही पूछे गए, टफ क्वेश्चन होते हैं ये, जनरल जीके वाले पेपर में नहीं दिए जाते। तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट में 2010 के अंदर आरएस में भी दिया गया है, क्योंकि पहले आपके एक एक पेपर हुआ करता था जीके का और एक आपके सब्जेक्ट का। तो 2010 आरएस में सब्जेक्ट में दिया गया और उसके बाद ज्योग्राफी फर्स्ट ग्रेड 2015 में दिया गया था। और दोनों में सेम क्वेश्चन पूछा है कि राजस्थान में बाप बॉर्डर किले हैं वो किस टाइम पीरियड के हैं, परमो कार्बोनिफेरस। और आकलवुड फॉसिल पार्क में जो फॉसिल हैं वो जुरासी काल के, वो जो जीवाश्म है वो जुरासी काल के। फिर इसके बाद में नकलिस्तान या मरु उद्यान, तो ये तो लगभग सबको ध्यान है आपको, ओएसिस। तो ओएसिस अपने जो डेजर्ट में जहां वाटर बेसिन मिलता है आपको, जहां पानी देखने को मिलता है, उस पानी के चारों ओर आपको ग्रीनरी या हरियाली देखने को मिलेगी। लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए, एरिया डेजर्ट होना चाहिए, क्षेत्र आपका मरुस्थलीय होना चाहिए। क्योंकि बाकी जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, मैदानी भाग हैं, हाड़ौती वाला एरिया, इस क्षेत्र में तो अपने ग्रीनरी पाई जाती है। लेकिन डेजर्ट का मीनिंग है कि एरिया ऐसा कि जो एरिड हो, अपने आप में सूखा एरिया, और उस एरिया में ग्रीनरी देखने को मिल जाए। और ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब वहां पे कोई या तो नेचुरली तरीके से अपने पानी जहां या तो जमीन में बचा हुआ हो, जैसे जल पट्टी, या उस एरिया में थोड़ी बहुत बारिश प्राप्त होती हो। जैसे कई बार अपने माउंट अच्छी होती है, जैसलमेर, बाड़मेर, इन क्षेत्रों में, और उस समय जनवरी के आसपास अपने ग्रीनरी हो जाती है। पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान सूखा रहता है, तो उस समय न्यूज़पेपर में आता है कि बाड़मेर जैसलमेर बना नकलिस्तान। जैसे कि इस बार भी आप लोगों ने ध्यान दिया हो कि अपने मानसून से जस्ट पहले चक्रवात आया था अरब सागर में, और उस चक्रवात के कारण राजस्थान के पश्चिमी भाग में जैसलमेर की गढ़ीसर लेक, जिसके बारे में आया था कि गढ़ीसर लेक है जो राजस्थान का मरु उद्यान है। तो मरु उद्यान क्यों, क्योंकि डेजर्ट में कोई भी लेक अगर है, कोई भी वाटर बेसिन अगर है, तो उस वाटर बेसिन के आसपास में आपको ग्रीनरी दिखाई देगी, और उस ग्रीनरी वाले सीन को क्या बोला जाएगा, नकलिस्तान। तो ग्रीनरी तभी पॉसिबल होगी जब वहां पे क्या हो, वाटर बेसिन या जल बेसिन या पानी हो। तो मरुस्थल में जहां जल बेसिन पाए जाते हैं और उनके नजदीक ग्रीनरी डेवलप हो जाए, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, नकलिस्तान। यह सिंपल क्वेश्चन है कि नकलिस्तान कौन से भौतिक प्रदेशों की विशेषता है, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र की, अरावली की, पूर्वी मैदान की, या हाड़ौती की, मरुस्थलीय क्षेत्र की। जैसे कुछ लेक इसके एग्जाम्पल, जैसलमेर का भी एक एग्जाम्पल बताया मैंने आपको, गढ़ीसर, तो गढ़ीसर इसी का एग्जाम्पल। जोधपुर की कायलाना देख लो आप, वो भी अपने आप में वाटर बेसिन है। बीकानेर की कोलाइत, वो भी मीठे पानी की झील है। बीकानेर की गजनेर लेक, गजनेर भी इसी का ही एग्जाम्पल। तो बशर्ते आपको ये याद होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट है वो अरावली के पश्चिम का है, और सिरोही नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिरोही है वो डेजर्ट में काउंट नहीं होता, ये अरावली में काउंट होता है। तो अरावली के पश्चिमी जिले कितने हैं, 13, उसमें डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट, तो वो एक डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट किसको नहीं मानते, सिरोही को। यानी बाई चांस ये लिख दिया जाए कि नक्की झील नकलिस्तान का एग्जाम्पल है, तो नक्की झील उसका एग्जाम्पल नहीं है, वो माउंटेन लेक में आती है, पर्वतीय झीलों में काउंट होती है। तो नकलिस्तान सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है जो याद होना चाहिए, डेजर्ट से जुड़ा हुआ। फिर नेक्स्ट है दोहरे एवं दरियन और एक बालसन। तो दोहरे और दरियन का तो आपको पता है कि जो सैंड ड्यून होते हैं, इन ड्यून्स के अंदर आपको इस प्रकार से जो वेवी टाइप सैंड ड्यून दिखाई देते हैं, लहरदार, लहरदार बालू का स्तूपों को क्या कहा जाता है, दोहरे। वेवी टाइप सैंड ड्यून इज नोन एज दोहरे। और जो शिफ्ट होते हैं, गतिशील होते हैं, स्थानांतरित बालू का स्तूपों को या शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स को दरियन कहा जाता है। जैसा कि पहले आपको बताया भी था मैंने, जो हवाओं के साथ साथ पहले यहाँ पर, फिर उसने अपना स्थान दूसरा धारण कर लिया, फिर वापस अलग स्थान धारण कर लिया। तो जो समय समय से अपना स्थान अलग अलग धारण करते रहते हैं, वो अपने आप में दरियन। सबसे तेज गति से होने वाला दरियन है वो बरखान होता है। दरियन का मीनिंग होता है जो तेज गति से शिफ्ट होता हो। तो शिफ्ट होने वाले कॉन्सेप्ट को ज्योग्राफी में क्या बोला गया, दरियन।
एक तो सिंपल अपन कहते हैं कि मरुस्थलीकरण होना, मरुस्थल का आगे बढ़ना, और एक ज्योग्राफी टर्म्स में बालू का स्तूपों का आगे बढ़ना, उसको यूज क्या किया गया, क्या क्या टर्म्स यूज की गई है, दरियन। तो शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स इज नोन एज दरियन, गतिशील होते हुए बालू का स्तूप दरियन कहलाते हैं। और दोहरे और दरियन सबसे ज्यादा आपको, जहां ड्यून्स अधिक होंगे वहां अधिक होगा ये क्रिया। बालसन में सिंपल क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में बालसन का एग्जाम्पल बताइए, तो आंसर रहता है सांबर, क्योंकि बालसन के लिए 3 कंडीशन होना जरूरी है। एक तो डेजर्ट, डेजर्ट के पास में हिल्स का होना जरूरी है, और उन हिल्स के बीच में वाटर बेसिन या झील का होना जरूरी है, कोई वाटर बेसिन हो या कोई लेक। तो इसमें डेफिनेशन आपको इस तरीके से लिखवाई हुई है कि मरुस्थल में जैसे अजमेर की पहाड़ियाँ, जयपुर की पहाड़ियाँ, सीकर की पहाड़ियाँ, इनसे जो पानी जाता है वो पश्चिमी राजस्थान में नागौर के टच वाले एरिया, वर्तमान में डीडवाना और कुचामन, उस एरिया में जाके इकट्ठा होता है। ये झील है वो जयपुर के पूर्व में नहीं, नॉर्थ वेस्ट में बनी हुई है, डेजर्ट के टच में, नागौर के टच में। इसका मीनिंग नागौर राजस्थान के मरुस्थलीय जिलों में आता है। तो उस क्षेत्र में बनी होने के कारण तो एरिया तो कौन सा हो गया, डेजर्ट, मरुस्थल में, और पहाड़ियां हो गई आसपास में अरावली की। तो मरुस्थल में पहाड़ियों के मध्य स्थित वाटर बेसिन को बालसन कहा जाता है। तो ए वाटर बेसिन विच इज कवर्ड बाय हिल्स इन डेजर्ट रीजन इज नोन एज बालसन। और बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा हो गया, सांबर। तो इसमें क्वेश्चन जनरली यही पूछते हैं एग्जाम में कि बालसन का उदाहरण पश्चिमी राजस्थान में बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है, तो आंसर होता है सांबर। और मरुस्थल में जहां पानी भरा और उसके साथ चारों ओर सिर्फ ग्रीनरी हो, तो सिर्फ ग्रीनरी वाला कॉन्सेप्ट है, तब तो नकलिस्तान। और जब हिल्स और उसके बीच में वाटर बेसिन आ जाए तो तब उसको बालसन कहेंगे। तो डेजर्ट से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे ये अपने कवर हो गए। पश्चिमी राजस्थान में अस्थायी पानी की झीलों को खड़ीन पालीवाल ब्राह्मणों ने बनाई है, तो खड़ीन, और सिर्फ अस्थायी झीलों के रूप में हो तो पलाया। किस जिले में, जैसलमेर। नकलिस्तान पश्चिमी राजस्थान, डेजर्ट में कहीं पे भी हो सकते हैं, स्पेसिफिक नहीं होता ये सिर्फ कॉन्सेप्ट होता है, वाटर बेसिन और उसके चारों ओर ग्रीनरी। और मरुस्थलीय क्षेत्र में जहां पहाड़ियां और उसके बीच में वाटर बेसिन, बालसन एग्जाम्पल सांबर। पश्चिमी राजस्थान में पोखरण मोहनगढ़ के बीच जहां पानी उपलब्ध है, जलपट्टी या लाठी सीरीज। तो लाठी सीरीज किसके लिए प्रसिद्ध है, जलपट्टी के लिए। और इसके अलावा दोहरे और दरियन, दोहरे दरियन जैसलमेर, वेवी टाइप सैंड ड्यून दोहरे और शिफ्टिंग सैंड ड्यून, और दोनों सर्वाधिक जैसलमेर। बाप बोल्डर किले जोधपुर, और किस टाइम पीरियड के, बोल्डर किले। कॉन्सेप्ट यही होता है, टाइम पीरियड है इसका परमो कार्बोनिफेरस। और एक कॉन्सेप्ट आता है आकलवुड फॉसिल पार्क। तो राजस्थान में फॉसिल पार्क कहां पर है, जैसलमेर। किस स्थान पे, आकल, और किस काल के फॉसिल्स हैं, जुरासिक एज। तो सिर्फ ये 6-7 कॉन्सेप्ट हैं डेजर्ट वाले, इनको ध्यान रखिएगा। बोल्डर के लिए अच्छा क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो ये परमो कार्बोनिफेरस वाला टेस्ट पेपर में था क्या, इसका मीनिंग मैंने बता के नहीं दिया है, वो उनको भी इंपॉर्टेंट लग रहा है।